नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं भारतीय इतिहास के उस दौर में जब आज़ादी की लड़ाई कुछ गिने चुने नेताओं के हाथों से निकलकर पूरे देश का आंदोलन बन गई थी। जरा इस तस्वीर को देखिए। तारीख है 6 अप्रैल 1919। सड़कों पर लोगों का ये जो सैलाब दिख रहा है, सोचने वाली बात है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतने सारे लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए? चलिए इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद के भारत की। कहने को तो जंग खत्म हो गई थी, पर असल मुसीबतें तो अब शुरू होने वाली थीं। देखिए, हुआ ये कि लड़ाई की वजह से अंग्रेजी सरकार का रक्षा खर्च आसमान छूने लगा। और इस खर्च का बोझ किस पर डाला गया? जाहिर है, आम लोगों पर। भारी भरकम कर्ज लिए गए, टैक्स बढ़ा दिए गए। नतीजा ये हुआ कि 1913 से 1918 के बीच सिर्फ 5 साल में जरूरी चीजों के दाम लगभग दोगुने हो गए। लोगों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया था। ऊपर से गांव से नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था, जिससे घर घर में गुस्सा था। और जब लगा कि हालात इससे बुरे नहीं हो सकते, तभी पहले फसलें बर्बाद हुईं, फिर देश में एक भयानक फ्लू महामारी फैल गई। लोगों को उम्मीद थी कि जंग के बाद राहत मिलेगी, पर असलियत बिल्कुल उल्टी थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1921 की जनगणना बताती है कि उस दौर में अकाल और महामारी की वजह से करीब करीब 120 से 130 लाख लोगों की मौत हो गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस वक्त की भयानक हताशा और बेबसी की कहानी कहता है। और इसी गहरी निराशा के बीच लोग एक नई राह, एक नई उम्मीद की तलाश में थे। और ठीक इसी नाउम्मीदी के माहौल में एक नए नेता की एंट्री होती है। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे और अपने साथ वो लाए संघर्ष का एक बिल्कुल नया तरीका, एक नया फलसफा। और देखिए, ये कोई ऐसा आइडिया नहीं था जिसे वो पहली बार आजमा रहे थे। भारत आने से बहुत पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद करने वाली सरकार के खिलाफ अपने इस तरीके को सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। ये तस्वीर उसी आंदोलन की है जो ये साबित कर रही थी कि जुल्म के खिलाफ बिना हथियार उठाए भी लड़ा जा सकता है। तो आखिर ये सत्याग्रह था क्या? इसका मतलब है सत्य के लिए आग्रह। ये कोई आम विरोध नहीं था। इसके पीछे की सोच ये थी कि अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, तो आपको जालिम से जीतने के लिए शारीरिक बल यानी हिंसा की जरूरत ही नहीं है। गांधी जी ने खुद कहा था, सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, या तो शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है। अक्सर लोग इसे कमजोरों का हथियार या पैसिव रेजिस्टेंस समझ लेते हैं, पर नहीं, गांधी जी के लिए ये एक बहुत ही सक्रिय, बहुत ही शक्तिशाली आत्मबल था। तो गांधी जी के पास ये शक्तिशाली विचार तो था, लेकिन भारत में इसकी असली परीक्षा होनी अभी बाकी थी। और ये मौका आया एक नए, बेहद दमनकारी कानून के रूप में। इसका नाम था रॉलेट एक्ट। एक ऐसा काला कानून जिसने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक आंदोलन को कुचलने की बेहिसाब ताकत दे दी थी। सोचिए, इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार करके बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता था। मतलब, ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई अपील। भारतीय सदस्यों ने मिलकर इसका विरोध किया, पर इसे फिर भी पास कर दिया गया। बस इसी अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह का बिगुल फूंक दिया। और फिर तो बस एक के बाद एक घटनाएं तेजी से घटने लगीं। गांधी जी के बुलावे पर 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल हुई। अलग अलग शहरों में रैलियां निकलीं। मजदूर काम छोड़कर सड़कों पर आ गए, दुकानें बंद हो गईं। लोगों के इस गुस्से को देखकर ब्रिटिश हुकूमत बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने राष्ट्रवादियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अमृतसर में हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि वहां मार्शल लॉ लगा दिया गया और शहर की कमान जनरल डायर को सौंप दी गई। ये तस्वीर उसी तनाव को दिखाती है। एक तरफ शांतिपूर्ण विरोध था और दूसरी तरफ सरकार उसे कुचलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। हवा में कुछ बहुत बुरा होने की आशंका तैर रही थी। और इस विरोध का जो अंत हुआ, वो एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया और आज़ादी की लड़ाई का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। जगह अमृतसर। तारीख 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग नाम की एक बंद जगह पर हजारों लोग जमा थे। कुछ लोग सरकार के नए कानूनों का शांति से विरोध करने आए थे, तो बहुत से आसपास के गांव के लोग अपने परिवारों के साथ सालाना बैसाखी का मेला घूमने आए थे। वहां जमा ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। तभी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां आया और बाग से बाहर निकलने का जो एकमात्र रास्ता था उसे बंद कर दिया। और फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपनी फौज को निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए।
बाद में डायर ने बड़ी बेरहमी से कहा कि उसका मकसद दहशत फैलाकर एक नैतिक प्रभाव पैदा करना था। जैसे ही इस हत्याकांड की खबर फैली, पूरे उत्तर भारत में जैसे आग लग गई। लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए, हर तरफ हड़तालें होने लगी, पुलिस से झड़पें और सरकारी इमारतों पर हमले शुरू हो गए। जब महात्मा गांधी ने देखा कि आंदोलन हिंसक हो रहा है, तो उन्होंने इसे वापस ले लिया। रॉलेट सत्याग्रह का अंत भले ही हिंसा के साथ हुआ, पर इसने गांधी जी को एक बात साफ कर दी। उन्हें समझ आ गया कि आज़ादी के लिए एक कहीं ज्यादा बड़े और ज्यादा संगठित आंदोलन की जरूरत है। एक ऐसा आंदोलन जो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर खड़े ना हों। और उन्हें यह मौका दिखा खिलाफत के मुद्दे में। हुआ यह था कि पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो गई थी। तुर्की के सुल्तान को पूरी दुनिया के मुसलमान अपना खलीफा यानी सबसे बड़ा धार्मिक गुरु मानते थे। अब यह अफवाह थी कि अंग्रेज उन पर एक बहुत अपमानजनक संधि थोपने वाले हैं। इससे भारत के मुसलमान बहुत नाराज थे। गांधी जी ने इसी में हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा मौका देखा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना खिलाफत के मुद्दे और स्वराज की मांग को एक साथ जोड़ दिया जाए। और इस तरह दो अलग अलग मकसद एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में मिल गए। ये तस्वीर उसी एकता की गवाह है जब खिलाफत और असहयोग आंदोलन एक साथ शुरू हुए। अब इस नए आंदोलन यानी असहयोग का जो आइडिया था, वो बहुत ही सिंपल बट जबरदस्त था। गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा था कि भारत में अंग्रेजों का राज इसलिए टिका है क्योंकि भारतीय खुद उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। अगर भारत के लोग बस ये सहयोग करना बंद कर दें तो ये पूरा साम्राज्य 1 साल के अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा और स्वराज आ जाएगा। और ये सहयोग वापस कैसे लिया जाए? इसका तरीका था बहिष्कार, मतलब सरकार से मिली उपाधियां लौटा दो, सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, स्कूल, हर सरकारी चीज का बहिष्कार करो और विदेशी सामानों को छोड़कर स्वदेशी अपनाओ। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये अंग्रेजी राज की जड़ों को हिला देने की एक पूरी रणनीति थी। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो असहयोग आंदोलन की आत्मा था। अगर एक पूरा का पूरा देश एक साथ मिलकर सिर्फ सहयोग करने से मना कर दे, तो क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी टिक सकता है? इसी एक सवाल में भारत के जन आंदोलन की असली ताकत छिपी थी।